हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। हमने हमारी पिछली वीडियो में किया था व्यंजनों का वर्गीकरण। हमने ये दो जो इसके भेद हैं वे हमने कर लिए थे, प्रयत्न के आधार पर और स्थान के आधार पर। आज हम जो करेंगे वह करेंगे स्वतंत्रियों के आधार पर और प्राण तत्व के आधार पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी तरह का कोई भी समझ में नहीं आती, कन्फ्यूज़न होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर करें। चलो आगे देखते हैं। हमने ये कर लिया था कल, प्रयत्न के आधार पर स्पर्श व्यंजन होते हैं, संघर्षी व्यंजन होते हैं, और स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नासिक्य व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन, लुंठित एवं प्रकंपित व्यंजन, अर्धस्वर एवं अंतसत व्यंजन, ये सभी आते हैं प्रयत्न के आधार पर। और स्थान के आधार पर आएंगे कंठ्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, और इसके बाद आएंगे दंत्य व्यंजन, ओष्ठव्य और नासिक्य व्यंजन। ठीक है, और वर्तस्य व्यंजन और दंतोष्ठ्य व्यंजन। और आज जो हम कर रहे हैं वह करेंगे हम स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों के भेद। कितने भेद होते हैं स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों के? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? घोष और आघोष। घोष सबसे पहले हम करेंगे घोष। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच हवा निकलती है तो उसमें कंपन होता है। ठीक है, जब हम उच्चारण करते हैं किसी भी ध्वनि का तो हमारी जो स्वर तंत्रियाँ हैं, ठीक है, वो आपस के बहुत ही नज़दीक आ जाती हैं, निकट आ जाती हैं एक दूसरे के, और उनके बीच में से जब हवा निकलती है, क्रॉस करती है, तो हल्का सा कंपन होता है। क जैसे हम क बोलेंगे, ठीक है, च बोलेंगे, ट बोलेंगे, ये जितने भी 5 वर्ग हैं, ठीक है, इनके तीसरा, चौथा और पांचवा, ये दोनों तीनों जो तीनों श्रेणियां हैं, ठीक है, ये घोष में आएंगी। जैसे क ख, ये क्या आएंगे? ये तो अघोष आएंगे। ठीक है, क ख घ घ और ण। ठीक है, ये जो तीनों हैं ये आएंगे घोष में, ये जो आएंगे अघोष होंगे। ठीक है, जो इसका तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन है, वर्ण है, वे आएंगे घोष में। ठीक है, और इसके बाद आएगा आघोष। आघोष में क्या आएगा? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां न तो निकट आती हैं, ना ही बीच में से हवा गुजरती है, और किसी प्रकार का कंपन भी नहीं होता। ठीक है, जैसे हम सीधे बोल देंगे, हमने पहले कहा था क ख, इसमें कोई कंपन नहीं होगा, बिल्कुल ही सिंपल से हवा क्रॉस हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने घोष में पढ़ा था ग ग, हम ग कहेंगे तो हल्का सा कंपन होगा, हमें हमारे मुंह में हमें फील होगा ये हल्का सा कंपन जब हम ग बोलेंगे। ठीक है, और अगर हम क बोलेंगे, क, इसमें कोई भी कंपन नहीं होगा हमारे मुंह में। ठीक है, हमारे अंदर कोई भी कंपन नहीं होगा, क्योंकि हवा कहीं भी रुकती नहीं है। ठीक है, और ना ही कोई हमारी जो स्वर तंत्रियाँ हैं वो एक दूसरे के निकट नहीं आती। ठीक है, ये वर्ग के पांचों वर्ग के जो पहले और दूसरे वर्ण होते हैं वह अघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, क ख च छ ट ढ त थ प फ, ये क्या आएंगे? ये अघोष व्यंजन आएंगे। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। और इसके बाद आएगा प्राण तत्व या वायु के बाहर निकलने के आधार पर। ये भी दो भेद हैं इसके भी, अलप प्राण और महाप्राण। अलप प्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा का प्रवाह मुंह से बाहर निकलना, हवा का प्रवाह होता है जो हमारे अंदर की जो हवा होती है वो जब बाहर निकलती है, ठीक है, कि कम अधिकता रहती है, जहाँ हवा का बल कम हो। जब हम कोई भी वर्ण बोलते हैं, ठीक है, तो उसका जो जब हम वर्ण बोलते हैं तो हमारे अंदर की जो हवा है उसका दबाव कम हो, ठीक है, बल कम हो, हल्के से बोला जाए। उसके लिए हमें कोई भी ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा हमें उस पर जोर नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो कौन कौन से आते हैं, क ख नहीं आएगा इसमें। पहला, माफ़ कीजिएगा, इसका जो पांचों वर्णों का जो पहला, पांचों वर्गों का जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है वह क्या होगा?
वह अल्प प्राण होगा। ठीक है, ये जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है ये क्या होंगे, ये अल्प प्राण होंगे। ठीक है, समझ गए होंगे, क्योंकि इनको बोलने पर हमारी जो हवा का बल है, हमारे मुख में जो हवा होती है, हमारे अंदर जो हवा होती है जो वो बाहर निकलती है, तो बाहर निकालने के लिए हमें उस पर ज़्यादा बल नहीं देना पड़ता, ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ता, आसानी से निकल जाती है जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम करेंगे महाप्राण। महाप्राण, महाप्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की अधिकता हो। हमने जो पिछली बार किया था, जो अल्प प्राण था, उसमें हवा की अधिकता नहीं होती, उसमें हवा है जो वो कम होती है, लेकिन अल्प प्राण में हवा ज़्यादा होती है। ठीक है, जहाँ श्वास बल अधिक हो, ठीक है, ज़्यादा फोर्स करना पड़े तब महाप्राण होगा। ठीक है, जब कम करना पड़े, फोर्स करना हो, ठीक है, तब होगा अल्प प्राण। अल्प मतलब बहुत छोटा, ठीक है, महा मतलब बड़ा, विशाल। ठीक है, अर्थात वायु मुख द्वार से ज़्यादा समय तक बाहर निकलती हो, उसे महाप्राण कहते हैं। महाप्राण के उच्चारण में हवा में आकर हवा में आकार जैसी ध्वनि रहती है और इसका उच्चारण श्रम के साथ करना पड़ता है। थोड़ा सा इसके लिए फोर्स करना पड़ता है, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, तभी हमारे जो अंदर की हवा होती है, हमारे अंदर की जो वायु होती है वो बाहर निकलती है। ठीक है, इसमें क्या कौन कौन से आएंगे? इसमें आएंगे, जैसे हमारा हमने पहले देखा था अल्प प्राण था। ठीक है, उसमें क्या क्या था, माफ़ कीजिएगा 1 मिनट, अल्प प्राण था। अल्प प्राण में क्या क्या थे? अल्प प्राण में था हमारा जो पहला, तीसरा और पांचवा, ये तीनों वर्ण थे। पांचों वर्गों के ये तीनों वर्ण होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा, इसे हम कहेंगे अल्प प्राण। ठीक है, और इसके बाद जो महाप्राण होता है, इसमें जो बाकी के रह जाते हैं, जैसे पांचों वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण, इसे हम क्या कहेंगे? ये महाप्राण कहलाएंगे। अल्प प्राण कहलाएंगे जो पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण है। पांचों वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है वह अल्प प्राण, और जो पांचों वर्णों का दूसरा और चौथा वर्ण होता है उसे हम कहेंगे महाप्राण। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी हिंदी से लेकर किसी भी तरह की समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता दें, और हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।